हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो हीट के एक्सचेंज में क्या होता है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि आपको अपना नोट्स बनाते रहना है, और जो टॉपिक जिस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है वो टाइम भी वहाँ नोट करते रहना है, जिससे कि आपको लेक्चर भी नोट करते रहना है। क्योंकि जब आप एक महीने बाद जाके उठा के देखेंगे तो आपको ये याद नहीं आएगा कि वो किस लेक्चर से था। तो आपको लेक्चर नंबर भी जरूर डालना है, और किस टाइम पे कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो भी वहाँ पे डालना है, जिससे कि उस लेक्चर को देखो अगर आप तो आपको तुरंत वो मिल जाए, समय खराब ना हो। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाते रहना है। तो आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमने बात की थी। तो उस समय मैंने ये डिस्कशन किया था कि ऐसा क्यों नहीं है कि उसको फर्स्ट लॉ कह दिया और इसको सेकंड लॉ कह दिया। रीज़न ये है कि पहले फर्स्ट लॉ एक्चुअली डिस्कवर हुआ, तो जब वो डिस्कवर हुआ तो उसे फर्स्ट लॉ लिख दिया गया। उसके डिस्कवर होने के बाद जो जीरोथ लॉ जिसे हम बोलते हैं वो डिस्कवर हुआ, इसलिए उसका नाम जीरो पड़ा। अगर मान लीजिए वो पहले डिस्कवर हुआ था तो उसका नाम ही फर्स्ट होता और इसका नाम सेकंड होता। अच्छा, इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना चाहते हैं। इसलिए कर लेना चाहते हैं कि जब इस टॉपिक को हम पढ़ने बैठे तो हमें ऐसा न लगे कि कुछ हमें नहीं पता। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की है। पहली चीज़ डिस्कस की है वर्क डन, और इसका जो फॉर्मूला था वो ये है V1 V2 P dV। इसके केस में हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, और उस समय जो डेल्टा डब्ल्यू है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, और वर्क डन उस समय नेगेटिव लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो इंटीग्रल उसका अपने आप ध्यान रख लेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वो इंटीग्रल के अंदर रहेगा, और जो उसका फॉर्मुलेशन होगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी चीज हमने देखी थी कि ये जो है पाथ डिपेंडेंट है। ये चीजें हमने इसके बारे में देखी थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फर्स्ट लॉ के हिसाब से अभी तुरंत जरूरी है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? दूसरी चीज देखी थी हमने हीट एक्सचेंज, और हमने हीट एक्सचेंज को डेल्टा क्यू से लिखा था, और ये था Q2 माइनस Q1। हमने इसमें ये कहा था कि अगर किसी सिस्टम को हीट दी जा रही है तो उसकी फाइनल हीट एनर्जी जो होगी वो प्रीवियस हीट एनर्जी से ज़्यादा होगी, जिसके चलते डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हीट कैसे दी गई थी। आपने उसे पानी में गर्म किया, आपने उसे लोहे हीटर पे गर्म किया, या आपने उसे कोयले से गर्म किया, या आपने उसे भाप से गर्म किया। पहले कितना गर्म किया, बाद में कितना गर्म किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इतना पड़ रहा है कि इनिशियल उसकी एनर्जी कितनी थी और फाइनल एनर्जी कितनी थी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर किसी सिस्टम को से हीट तुमने ले ली है तो Q2 जो होगा, जो फाइनल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। उस केस में Q2 माइनस Q1 निगेटिव हो जाएगा। तो हमने ये सीखा कि डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है मतलब सिस्टम को हीट दी गई है,
और अगर डेल्टा क्यू निगेटिव है तो सिस्टम से हीट ली गई है। ठीक। तीसरी चीज हमने देखी और वो देखी इंटरनल एनर्जी। और वो क्या था? वो था डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। और ये भी देखा कि ये भी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था कि किसी सिस्टम की जितनी भी अंदर में जो भी एनर्जी तुम्हें बाहर से नहीं दिख रही है उन सबको एनर्जी को जोड़ दो, वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी की एक खास बात होती है और वो ये होती है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक। अब आप एक चीज, अच्छा यहाँ पे भी वही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फाइनल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू फाइनल इंटरनल एनर्जी घट जाएगी और डेल्टा यू निगेटिव होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने पहले उसे T1 से T2 तक गर्म किया और उसके बाद T3 तक ठंडा किया, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि फाइनल टेम्परेचर क्या था और इनिशियल टेम्परेचर क्या था। ये पाथ डिपेंडेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने वाली, जिसको मैं बार बार पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, है क्या चक्कर में और कैसे इस बात को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। तो हमारे पास एक टर्म है जिसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। तो ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो उसके सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी उस समय स्टेट क्या है, उसके इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि किस प्रोसेस से वो आया है, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो जैसे हमारे पास स्टेट फंक्शन हो गया, एक यू हो गया, क्यू हो गया, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन हो गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टेट फंक्शन होते हैं और इनकी खास बात होती है ये डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट्स क्या है? मैंने आपको बताया था कि किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम को एक्सप्लेन अगर आपको करना है तो उसकी कुछ मिनिमम प्रॉपर्टी आपको बतानी पड़ेगी। जैसे क्यूब के लिए हमने एग्जांपल लिया था कि क्यूब के बारे में अगर आपको कुछ समझाना है किसी को तो आपको मिनिमम ये बताना पड़ेगा कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। अगर आप किसी को ये समझा दो तो फिर वो बाकी की प्रॉपर्टी खुद से निकाल देगा। तो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जो उस प्रॉपर्टी को सिंबलाइज करते हैं। और स्टेट क्या होती है? अगर उन जो स्टेट जो प्रॉपर्टीज हैं उनके एक मिनिमम सेट को अगर हम ले लें जिससे हमारा सिस्टम फुल्ली डिस्क्राइब हो जाए तो हम लोग इसे बोलते हैं स्टेट। ठीक। तो जैसे मतलब ये कोई सिस्टम था, वो P1 से शुरू हुआ, गया P2 V2 P2 तक गया, तो ये स्टेट ही तो है सब, ये सब स्टेट तो हैं। कोई सिस्टम इस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है, कोई सिस्टम इस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। उसके बाद वो गया P3 V3 P3 और फिर यहाँ आया P2 V2 और सॉरी P4 V4 P4 और इसके बाद यहाँ से फिर वापस यहाँ चला गया। तो ये इनिशियल स्टेट थी ये और फाइनल स्टेट भी थी यही। तो उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, वो बीच में जो हुआ होगा। ठीक है। तो ये हम लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया कि ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, बस आज के कंटेक्स्ट में मैं इसको रिवाइज कर रहा था। ठीक है। अब देखो जरा, जरा एग्जाम्पल देखो एक। अब हम लोग एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक जो उसमें चीजें इस्तेमाल होने वाली थी उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन है, इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ गैस है। ठीक है। और नीचे में एक लैंप लगा हुआ है
ये लैंप लगा हुआ है। तो क्या होगा, आप याद करो मेरा पहला लेक्चर, उस पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि किसी लोहे के टुकड़े के नीचे अगर आप आग लगा दो तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने कहा था पिछली बार कि फ्रिक्शन जीरो है, तो फ्रिक्शन अभी भी जीरो है, ठीक है, क्योंकि हम आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाद में हम अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर लेंगे। तो जब आप इसे हीट दोगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें ये होगा कि ये गैस जो है इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और गैस का जो फार्मूला है वो है PV इज इक्वल टू nRT। तो जब T बढ़ाओगे, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, इस समय ये वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम जब फिक्स है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि टी बढ़ रहा है तो ये इसको बढ़ना पड़ेगा। तो ये बढ़ने लगेगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक खसक के चला आएगा, ठीक है। तो कुछ वर्क होगा और वो कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। अब क्या होगा कि जब ये ऊपर खसक जाएगा तो प्रेशर बढ़ गया और ये प्रोडक्ट फिर से अब कांस्टेंट हो गया, पी बढ़ गया, पी और पी इंटू वी मल्टीप्लाई करके, या पी जब वी बढ़ जाएगा तो फिर पी वापस अपनी पुरानी वैल्यू पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, एक तो तरीका ये हो गया, ये तब हुआ जब हमने इसको मूव करने दिया, अगर हमने इसे मूव नहीं करने दिया होता, अच्छा इसका एक और रिजल्ट होगा, क्योंकि ये टी बढ़ने की कोशिश कर रहा था, टी बढ़ने की वजह से पी बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो पी ना बढ़ के जब पी बढ़ने की कोशिश हुई तो प्रेशर लगने की वजह से उसका पिस्टन थोड़ा खसक गया, ठीक है, तो पी वैसा का वैसे ही रहा और वी थोड़ा सा बढ़ गया, तो कुछ वर्क डन हो गया। अगर हम इसको बढ़ने नहीं देते तो यहाँ पे जो ये जो एनर्जी यहाँ से खर्च हुई वो इसमें चली गई, ठीक। अब अगर मान लो यहाँ तक बढ़ गया और मैं इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे रोक दूं, स्टॉप लगा दूं, तब क्या होगा, तब अब ये गैस तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैल गई है, अब इसका वी बढ़ गया है, पी पहले जैसा ही है, क्योंकि पी बढ़ने की वजह से ही वो खसका, और खसका तब तक खसका जब तक उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं आ गया। अब देखो क्या होगा, अभी भी हम उसको एनर्जी दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, अब क्या होगा, अब वो तो मैंने स्टॉप कर दिया, अब पिस्टन ऊपर नहीं खसक सकता, तो यानी कि वी अब चेंज नहीं हो सकता, तो अगर वी चेंज नहीं हो सकता तो अब क्या चेंज होगा, अब पी चेंज होगा, ठीक। पहले भी यही हो रहा था, लेकिन पहले सिचुएशन ये थी कि पिस्टन के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो थोड़ा सा खसक सके, तो वो खसक गया, प्रेशर को बढ़ने नहीं दिया उसने, वॉल्यूम को बढ़ा दिया लेकिन प्रेशर को नहीं बढ़ने दिया। अब क्या होगा कि जब तुम इसको हीट दे रहे हो तो हीट देने के बाद इसका प्रेशर बढ़ेगा और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो दूसरा काम ये होगा कि इसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, और टेम्परेचर रेज होने की वजह से इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। ये जो हमने यहाँ से हीट दे दी वो क्या थी, डेल्टा क्यू, ये दो चीज़ों में खर्च हुई, किस किस चीज़ में खर्च हुई, एक तो वर्क डन करने में खर्च हुई और दूसरा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। बढ़ा के देने में क्यों बोल रहा हूँ मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो वही हो रहा है। तो ये जो हीट है ये दो चीज़ों में इस्तेमाल हुई, किस किस चीज़ में, एक तो वर्क डन में इस्तेमाल हुई और दूसरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाना। अब क्वेश्चन पूछो कि नहीं इसको हमें यहाँ से बढ़ने ही नहीं देना था, तब क्या होता, तब जो जैसे ही आप उसको हीट देना शुरू किया, आपने एनर्जी देना शुरू की, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, पिस्टन अगर मूव नहीं कर सकता इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, और अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता इसका मतलब वर्क डन जीरो है, तो कोई बात नहीं है, तो सारी की सारी एनर्जी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में निकल जाती है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि दोनों चॉइस है हमारे पास, तो होगा ये कि जो टोटल हीट हम उसको एनर्जी देंगे वो दो चीज़ में खर्च होगी, पहली वो वर्क डन में खर्च होगी और दूसरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज में होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और वो कौन सा स्टेट वेरिएबल है और कौन सा स्टेट वेरिएबल नहीं। तो हम लोग ये करते हैं, हमें पता है कि जो चीज़ पाथ डिपेंडेंट है उसको तो हम डेल्टा में लिखते हैं, और जो पाथ इंडिपेंडेंट है उसको हम लोग डी से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये तो पाथ डिपेंडेंट है भाई, तो इसको डेल्टा लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है और हीट
गिवन है, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल कंडीशन डिपेंड करती है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कोई फंक्शन है जो जो उसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब तुम उसका इंटीग्रल कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट कैसे कर सकते हो? जैसे ये डी यू है, तो ये सिर्फ u1 और u2 पे निर्भर कर रहा है, ठीक। तो ये कहलाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक, जिन जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखो, आप इसको ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे देखिए आप एरिया निकालने का आपके पास बहुत सारा तरीका है, कि जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक ट्राइंगल बना लो, उसके ऊपर एक ग्राफ पेपर रख लो, ऐसे करके एक ट्राइंगल बना लो और उसके ऊपर एक ग्राफ पेपर रख लो। अब ग्राफ पेपर में क्या होते हैं, ऐसे लाइन होती हैं और फिर ऐसे लाइन होती हैं, और जो हर खाना होता है इसका, उस एक खाने का जो मान होता है, अगर तुम अपना देखोगे तो वो होता है 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। एक जो खाना होता है, इस खाने का जो एरिया होता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। घर पे जाके ग्राफ पेपर देख लेना उठा के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितने इसके अंदर आ रहे हैं इन सारे स्क्वायर को गिन लूँ। कुछ कुछ पूरे स्क्वायर नहीं भी आ रहे होंगे तो वो मैं एरर मान लेता हूँ, तो मैं ऐसे एरिया निकाल सकता हूँ। दूसरा मेरे पास तरीका है फॉर्मूला लगा के एरिया निकालने का। तीसरा मेरे पास तरीका है इंटीग्रल करके एरिया निकालने का। तो क्या फ़र्क है, क्या ज़रूरत है कि हम ये सब कर रहे हैं? हम तो हर बार वो कर सकते थे। नहीं, हमें बेहतर बेहतर टेक्निक सीखना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए हम उस टेक्निक की तरफ जाते हैं। आपके पास पैदल चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर बोला नहीं यार पैदल चलने में बहुत समय जा रहा है, साइकिल बना ली। फिर थोड़ी देर बाद लगने लगा यार साइकिल में ही बहुत समय जा रहा है, तो हमने फिर बाइक बना ली, कार बना ली, फिर हेलीकॉप्टर बना लिया। ये मतलब, तो ये सिर्फ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर इस समय की बात करोगे तुम और CSIR नेट की भी पूरी भी बात करोगे, तो भी इस फॉर्मूले से तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये कहीं लिखा देखोगे तो परेशान मत होना, ये सोचने की ज़रूरत है कि ये बताना चाह रहा है कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे निर्भर कर रहा है, बीच वाले पार्ट पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये हुआ क्या? हुआ ये कि अगर कोई पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या सिग्निफाई करता है, तो सिग्निफाई बहुत बचपन से आप पढ़ते चले जा रहे हो कि ये एक तरीके का एनर्जी कंजर्वेशन है। जो इतने दिन से बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, वही है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक रिजल्ट है, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि कहीं पे कुछ वर्क डन हो रहा होगा, कहीं पे कुछ हीट दी जा रही होगी, उससे कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो अभी आप घबराओ मत, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, फिलहाल अभी नहीं करवाता हूँ मैं। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो डेल्टा यू पॉजिटिव लेना है, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव लेना है, हीट गिवन टू द सिस्टम है या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव लेना है, और अगर हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम है या हीट इज गिवन बाय द सिस्टम है तो आपको डेल्टा क्यू नेगेटिव लेना है। ठीक, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, उसी हिसाब से ये सब अपने आप मॉडिफाई होता है। तो आपको क्वेश्चन में करने के लिए इसको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नथिंग बट is nothing but the energy conservation, but we are talking about mostly the thermal the temperature dependent uh, things, so we are calling it as first law of thermodynamics. ठीक है, अब देखो मैं इतनी देर से कुछ बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि प्रोसेस प्रोसेस बोल रहा हूँ। तो पहले जरा समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इतना ही था। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा यू लिखा हुआ है, तो हम नॉर्मली इसको काय में मेजर करते हैं? जूल में। तो ऑब्वियसली ये भी जूल में होगा और ये भी जूल में होगा।
अगर इसको हम लोग कैलोरी में मेजर कर रहे हैं तो ये भी कैलोरी में होगा और ये भी कैलोरी में होगा। आप बोलोगे कि सर हमने तो आज तक जो वर्क डन था वो हमेशा जूल में ही पढ़ा था, कैलोरी में पढ़ा नहीं था। तो आपको पता होगा एक चीज़ होती है जूल इक्विवेलेंट बोलते हैं, और वो होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और कभी कभी इसे 4.2 जूल भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि आप ये देख लीजिएगा कि इनकी जो यूनिट है इन सबकी सेम होना चाहिए। ये भी आप 12th से पढ़े हुए हो कि भाई लेंथ ही लेंथ में जुड़ती है। आप बोलोगे नहीं सर ठीक है कोई बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू एनर्जी है, डेल्टा डब्ल्यू भी एनर्जी है, तो लेकिन यूनिट बदलने से क्या होगा? होगा ये कि वो बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। आप 1 रुपए में पैसा नहीं जोड़ सकते। अगर 1 रुपए है आपके पास 25 पैसे हैं तो आपको या तो बोलना पड़ेगा 1 रुपए 25 पैसे, और अगर आप रुपए में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा 1.25 रुपीज। तो 2.25 कहाँ से आया? क्योंकि आपने 25 पैसे को 100 से डिवाइड किया तो वो 0.25 में कन्वर्ट हो गया, यानी रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि सेम टाइप की प्रॉपर्टी में ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लिकेशन कैसे भी हो सकता है, जैसे आप देखते हो कि फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी प्रॉपर्टी सेम हो। वो सेम लेंथ लेंथ में जुड़ेगी, हाइट और एरिया एरिया में जुड़ेगा, वेलोसिटी वेलोसिटी में जुड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हम बहुत देर से प्रोसेस की बात कर रहे हैं। क्या प्रोसेस होता क्या है? किसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस? तो मान लो कि किसी की कोई सिस्टम था, थर्मोडायनामिकल सिस्टम, और उसकी इनिशियल स्टेट जो थी कुछ रिप्रेजेंट कर रही थी P1 V1 T1। ठीक, कुछ और भी हो सकता था, मतलब P1 V1 ना होके P1 N1 T1 भी हो सकता था। ठीक, आ, हम नॉर्मली P1 V1 T1 लिख देते हैं, लेकिन हम और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्टेट को क्या क्या बहुत बोल रहा हूँ मैं, जरा देखते हैं। जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, देखो ये तो कांस्टेंट है। अब 4 चीजें हैं, 1 2 3 3 और 4। इन 4 चीजों में से अगर सिस्टम को हमें रिप्रेजेंट करना है, सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, तो इन 4 चीजों में से कम 3 चीजें हमको चाहिए। अब वो 3 चीजें पी वी टी हो सकती है, पी वी एन हो सकता है, और पी वी वी एन टी हो सकता है, पी एन टी हो सकता है। ठीक है, ये तो किसी कोई सिस्टम था इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा। तो कोई इनिशियल स्टेट थी उसकी ये। अब ये इनिशियल स्टेट से ऐसे घूमते हुए कहीं 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 की ऐसे पहुंच गया, ये आ गई इसकी फाइनल स्टेट। और वो कितनी हो गई? ये हो गई P2 N2 T2। अब इसमें ये बहुत कुछ हुआ होगा, कुछ हीट इसने एब्जॉर्ब की होगी, कुछ एक्सपेंशन हुआ होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, कुछ हीट रिजेक्ट की होगी, कभी गर्म हुआ होगा, कभी ठंडा हुआ होगा, वो सब हुआ होगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। तो इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को हम बोलते हैं प्रोसेस। जैसे तुम कहते हो कि यार ये रोड है, उसको किसी ने नाम दिया ना रोड, ये हमारा कमरा है, इसको नाम दिया किसी ने कमरा। ऊपर आने के लिए जिस जिस सेटअप का इस्तेमाल करते हैं उसे सीढ़ी बोलते हैं। वैसे ही इनिशियल अगर कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच जाए, ठीक, फाइनल स्टेट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि फाइनल स्टेट यहाँ से वापस ये होती, तब भी ये प्रोसेस होता, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं थर्मोडायनामिकली। ठीक, तो इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो हमारे बहुत सारे तरीके के प्रोसेस होते हैं, और वो प्रोसेस कैसे डिसाइड होते हैं? वो डिसाइड होते हैं कि डिफरेंट क्या क्या कंडीशन थी। तो चलो देखते हैं कि प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो पहला प्रोसेस जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, आइसो और थर्मल,
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होगा, जिसमें डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब अगर डेल्टा टी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू भी 0 होगा। ठीक, अभी कैसे हो रहा होगा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, जरा देखते हैं एग्जांपल लेके। ये हमारे पास एक पिस्टन और सिलेंडर था, इसके अंदर एक गैस थी, और हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन 0 है। अब जरा पहले बात को समझो, तुम लोग साइकिल में हवा डालने वाला जो पंप है वो देखे होगे, तो जब तो उसको ऐसे ऐसे करके करते हो तो देखते हो कि उसके ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। ऊपर वाला हिस्सा क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन उस लोहे के सिलेंडर पे टकरा रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नीचे के हिस्से में जहाँ पे पिस्टन होता है और नीचे वाल्व होता है, उसके बीच में जो जगह खाली होती है वहाँ गैस होती है। तो जब तुम उसे प्रेस करते हो तो क्या होता है, जब थोड़ी देर हवा डाल लोगे तो तुम देखोगे कि पाइप गर्म हो गया है। मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था। अच्छा, ये दीवारें कैसी हैं, ये जो है थर्मल दीवार है। थर्मल जैसे बोलते, मैंने बताया था डाया थर्मल वॉल। डाया डाया थर्मल वॉल, दो तरीके की वॉल्स बताई थी मैंने, एक डाया थर्मल और एक एडियाबेटिक। ये डाया थर्मल वॉल है, मतलब यहाँ से हीट एक्सचेंज हो सकता है। अब देखो, जब मैं पिस्टन को दबाना शुरू करूंगा तब क्या होगा, जब पिस्टन को दबाना शुरू करूंगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो पास पास आ जाएंगे। ठीक, पास पास आ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे कर रहा हूँ। जितने जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। जब वो पास पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आप उस पर वर्क कर रहे हो। जब आप उस पर वर्क कर रहे हो तो वो एनर्जी इसकी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये मैं बहुत स्लो कर दूँ, वेरी स्लो, इतना स्लो कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एटमॉस्फेयर को निकल जा रही है। मतलब ये समझ लो कि एक एक बॉटल है, उस बॉटल में हमने 1 लीटर पानी डाला और उसमें जो छेद है वो 1 लीटर पानी निकाल रहा है। जितनी देर में हमने पानी डाला उतनी देर में पानी निकल गया। तो ये प्रोसेस बहुत धीरे 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 कर रहा हूँ। जब इसको नीचे ला रहे हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि इस पर वर्क कर रहे हैं हम। एनर्जी क्यों बढ़ रही है, कोई जादू नहीं हो रहा है। जब हम उसको दबा रहे हैं तो वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। तो जब इसको बढ़ा रहे हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है। अब एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस है कि जितनी भी एनर्जी बढ़ रही है वो तुरंत एटमॉस्फेयर में निकल जा रही है। तो जब वो तुरंत एटमॉस्फेयर में निकल जा रही है, अगर एनर्जी बढ़ रही होती तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट जनरेट हुई थी वो एटमॉस्फेयर को चली गई। ठीक, तो इस तरीके का प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। सेम चीज़ है, आप इसे हल्के हल्के बाहर निकालो। जब आप इसे हल्के हल्के बाहर निकालोगे तो जो गैस है वो फैलने की कोशिश करेगी। फैलने की कोशिश करेगी तो वो ठंडी होगी। मैंने एग्जांपल दिया था स्प्रे वाला, कि जब आप स्प्रे का बटन दबाते हो डीओ का, तो बहुत सारी गैस निकलती है अंदर से, वो प्रेशर में बाहर निकल रही है, तो अंदर अचानक से ठंडापन आ जाता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से निकल रही है। उसे आप हल्के से दबा के रखो ऐसे, तो आप देखो कि उसमें से हल्की हल्की गैस निकल रही है, लेकिन उसकी जो केन है वो ठंडी नहीं हो रही है। केन तभी ठंडी होगी जब उसे दबा के रखोगे, बहुत तेजी से डीओ निकलेगा। तो अब आप इसे हल्के हल्के ऊपर कर रहे हो तो ये गैस फैलने की कोशिश करेगी। जब गैस फैलने की कोशिश करेगी तो इसकी एनर्जी में कुछ कमी आएगी, क्योंकि नाउ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम उसका वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटना चाहिए था, लेकिन ये इतना धीरे धीरे हो रहा है कि जितना भी इसकी एनर्जी कम हुई, ये इसने एनर्जी बाहर से उतनी एनर्जी ले ली, तो इसकी एनर्जी उतनी ही बनी रही। जब इसकी एनर्जी उतनी ही बनी रहेगी तो इसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ पाएगा। ठीक,
तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो गया डेल्टा डब्ल्यू प्लस जीरो, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है तो ये जीरो हो गया। तो इफेक्टिवली हमारे पास बचा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब इस बात से आप समझ सकते हो, अगर आप अ, इसको दबा रहे हो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो आप, तो डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। जब डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये निगेटिव होगा, तो जब ये निगेटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। इसका मतलब सिस्टम एनर्जी लूज करेगा। आपको पता है कि डेल्टा क्यू निगेटिव तब होता है जब वो सिस्टम, आपका जो सिस्टम है वो एनर्जी रिजेक्ट करता है। तो इस केस में आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो उसकी हीट की फॉर्म में निकल रहा है। अच्छा, अगर ये एक्सपेंड हो रहा होता तब क्या हो रहा था? अगर ये एक्सपेंड हो रहा होता तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होता। डेल्टा डब्ल्यू जब पॉजिटिव होता तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होता। इसका मतलब कि सिस्टम हीट ले रहा है, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक, तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है और जो भी वर्क होता है वो उसकी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने सीखा। ठीक, चलो दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं। इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा पी जीरो होता है, यानी कि प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट रहने में कोई समस्या नहीं है। ठीक, ये वर्क डन तब जीरो होता है जब वॉल्यूम में चेंज जीरो होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जब आइसोबारिक प्रोसेस होगा उस समय जो सिस्टम को हीट दी जाएगी वो दो काम में खर्च होगी। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगी और दूसरी वर्क डन करने में खर्च होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो भी हीट दी जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके वर्क डन में ही खर्च हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम चेंज जीरो होता है। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है V1 टू V2 PdV। जब वॉल्यूम चेंज ही जीरो हो जाएगा तो वर्क डन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा? तो जो हमारा डेल्टा क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो है। अब जरा देखो इसको, इस सिस्टम को ही देखो। आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में ये इसको फिक्स कर दो, पिस्टन को फिक्स कर दो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होना है। अब आप इसको हीट दे रहे हो, तो हीट दे रहे हो तो इसको जब आप एनर्जी दे रहे हो नीचे से, तो वो एनर्जी चाह तो रही है कि इसका प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये मूव कर सकता होता तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता, लेकिन अभी तो खिसक नहीं सकता क्योंकि ये फिक्स हो गया। तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसका जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगेगा। कैसे? PV इज इक्वल टू nRT। ये तो फिक्स है। अगर ये T बढ़ रहा है, अच्छा ये भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स हैं, ये तो कांस्टेंट है। जब T बढ़ रहा है तो आपको कोई चॉइस नहीं बची, T को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर, जब हमने एनर्जी दी तो जो सारी एनर्जी गई वो टेम्परेचर बढ़ाने में गई, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा
दूसरी तरफ इसको हटा दो, अब इसको ठंडा कर लो। जब ठंडा करोगे तो क्या होगा, फिर भी वर्क डन नहीं हो पा रहा है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो घटेगी। अच्छा, जब Q पॉजिटिव था तो डेल्टा U भी पॉजिटिव था, यानी जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी तो किसके कॉस्ट पे बढ़ रही थी, डेल्टा Q के कॉस्ट पे बढ़ रही थी। ठीक, तो यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हीट सिस्टम को दोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर हीट सिस्टम से लोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी और उसका जो टेम्परेचर है वो घटेगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि डेल्टा Q जो होता है जीरो होता है, मतलब हीट नॉट एक्सचेंज। अब क्या होगा, अगर देखो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, एक गुब्बारा था, गुब्बारे के अंदर कोई गैस भरी हुई थी, गुब्बारा अचानक से फट गया। तो हुआ ये कि ये जो प्रोसेस है इतनी तेजी से हुआ कि जो हीट एक्सचेंज का जो टाइम था वो मिला ही नहीं सिस्टम को। या दूसरा तरीके समझो आप, जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या किया था, जो पिस्टन सिलेंडर था, वो पिस्टन सिलेंडर को हमने अच्छा हल्के 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 दबा रहे थे पिस्टन को। अब क्या करो, तुम तेजी से दबा दो उसको। जब तुम उसे तेजी से एकदम दबा दोगे तो हीट जनरेट हो रही होगी, हीट जनरेट हो रही होगी, लेकिन हीट को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज हो जाए, तो वो हीट उसके अंदर ट्रैप होकर रह जाएगी। ठीक, क्या कह रहा हूँ कि आपने क्या करा, पहले जो आइसोथर्मल प्रोसेस था उसमें आप हल्के हल्के पिस्टन को नीचे कर रहे थे, हल्के हल्के करने से क्या हो रहा था कि उसमें जो भी हीट जनरेट हो रही थी वो सराउंडिंग को निकल जा रही थी, बाहर निकल जा रही थी। अब आपने अचानक से पिस्टन को ऐसे दबा दिया तो अभी भी हीट बढ़ी, लेकिन हीट को इतना टाइम नहीं मिला कि वो बाहर निकल पाए। तो जब वो बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन हुआ यहाँ पे क्योंकि आपने उसका वॉल्यूम चेंज किया या आपने उसे अचानक से एक्सपेंड किया, तो क्या होगा कि ये जीरो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, तो ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू और ये हो गया डेल्टा यू। इसको अगर सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। आप जरा इस बात को समझते हैं, जब आपने उसे अचानक से इसे दबा दिया तो क्या हुआ कि उस पर वर्क डन हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो हुआ ये कि वर्क डन नेगेटिव होगा, तो जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो माइनस, इधर का एक माइनस होगा और इधर एक ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसे मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे इसे उल्टा करके लिख लेना चाहिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो आप अचानक से जब उसको ऐसे दबा दोगे पिस्टन को तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, ये माइनस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेल्टा डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ। डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम घट रहा होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो एक माइनस साइन ऑलरेडी है, ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब डेल्टा यू पॉजिटिव हुआ तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब जो वर्क डन किया आपने वो पूरा पूरा काय में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब आप इसे सडनली एक्सपेंड कर दो, ऐसे खींच दो, जब आपने उसे ऐसा करके खींच दिया तो फिर से वही हुआ, वर्क डन हुआ, लेकिन इस बार वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा और यहाँ एक माइनस साइन है तो डेल्टा यू निगेटिव हो गया, और जब डेल्टा यू निगेटिव हो गया इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी हुई। कमी हुई क्यों, क्योंकि जब आपने पिस्टन अचानक से खींच दिया तो गैस पहले यहाँ पे थी, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक फैलना पड़ा, तो वो किस कॉस्ट पे फैलेगी, अपने से तो नहीं फैलेगी, तो वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे फैलेगी। ये सेम एग्जांपल हम आपको पहले लेक्चर में बोले थे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि जो डीओ को तेजी से अगर आप दबा के रखते हो तो बहुत तेजी से उसके अंदर की गैस बाहर निकल रही है, वो किस कॉस्ट पे निकल रही है, वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे निकल रही है, इसीलिए वो केन ठंडा पड़ जाता है। आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि आप अगर शादी में देखते हो कि हलवाई लगा हुआ है तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक परत जम जाती है। काय की परत जम जाती है, बर्फ की परत जम जाती है। कब की बात कर रहा हूँ, जाड़े के टाइम की बात कर रहा हूँ।
वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मली जब घर में गैस लगी होती है वो बहुत लो फ्लेम पे चलती है, लेकिन जो हलवाई लोग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं वो फुल फ्लेम पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी कढ़ाई इतनी बड़ी होती है, तो गैस बहुत तेजी से सिलेंडर से निकल रही होती है। तो जब वो बहुत तेजी से निकल रही होती है तो वो एक तरीके का एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो वो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे हो रहा है, इसीलिए उसके वो पूरा सिलेंडर ठंडा पड़ जाता है। आप कभी इसको करके देख लेना। तो हमने देखा कि अलग बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोसेस है। इसी तरीके से एक प्रोसेस हो सकता है आइसेंट्रोपिक, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइट्रोपी एंट्रोपी जो है कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि एंट्रोपी के बारे में मैंने बात नहीं की है इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। ठीक। तो अब कोई भी प्रोसेस हो, अब हम मेरी मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी प्रोसेस हो तो उस प्रोसेस की कोई प्रॉपर्टी जरूर होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट है। तो आगे भी हमारे लाइफ में जो कुछ प्रोसेस आएंगे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात समझ गए, कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा होगा तो उस प्रोसेस की एक प्रॉपर्टी होगी, तो हमें उस प्रॉपर्टी को समझना है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसको मॉडिफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा लगभग पूरा डिस्कशन हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। कल के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे रिलेटेड होंगे, तो फिर ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आप अपने जो भी आपके क्वेश्चन होंगे या कमेंट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।